हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में क्या करने वाले हैं? इस वीडियो में हम करने वाले हैं मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में। एक्चुअली पिछले वीडियो में हम बात कर चुके हैं इंडियन पॉलिटी के पहले टॉपिक हिस्टोरिकल इवोल्यूशन के बारे में कि पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि क्या हिस्ट्री थी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, क्या इवोल्यूशन हुआ है, कि किस प्रकार से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इवोल्व हुआ है। इस पिछले वीडियो में पढ़ चुका हूँ। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हम इंडियन पॉलिटी की पूरी सीरीज़ लेकर आ रहे हैं। तो इस सीरीज़ की ये सेकंड क्लास है जो मैं लेके आया हूँ, जिसमें हम मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस स्पेसिफिक वीडियो में हम 4 टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले रहेगा मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हम पढ़ेंगे कि एक्चुअली कुछ जो इस पे जैसे कुछ जो एडवाइज़र थे, कुछ जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में डिमांड की थी, इन सब के बारे में करेंगे। फिर हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद पढ़ेंगे जो कमेटीज़ थी, कुछ जो इंपॉर्टेंट कमेटीज़ थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे क्रिटिसिज्म, क्या क्रिटिसिज्म था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं धीरे धीरे इन सभी की। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हम पढ़ेंगे डिमांड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। तो 1934 में ये आइडिया जो दिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, ये सबसे पहले इंडिया में रखा गया था। एक एम एन रॉय थे। एक्चुअली एम एन रॉय एक पायनियर थे कम्युनिस्ट मूवमेंट के इंडिया में, प्लस एक एडवोकेट थे रेडिकलिस्ट डेमोक्रेटिज्म के। ध्यान रखें, सबसे पहले जो आइडिया दिया वो एम एन रॉय के द्वारा दिया गया था फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। इसके बाद फिर 1935 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो आती है, फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफिशियली डिमांड करती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, ताकि जो फ्रेम कर सके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। उसके बाद फिर 1938 में जवाहरलाल नेहरू इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ पे डिक्लेयर करते कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए फ्री इंडिया का, फ्रेम होना चाहिए बिना विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस, मतलब कि कोई भी बाहरी इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो क्या होगी कि वो ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज। एक बार और पढ़ते हैं, इसे मैं आपको समझाता हूँ दोबारा से कि 1938 में जवाहरलाल नेहरू ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस डिक्लेयर दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस बाय अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज। क्या कहा उन्होंने जो जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने कहा कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है फ्री इंडिया, मतलब स्वतंत्र भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्रेम किया जाएगा बिना किसी बाहरी इंटरफेरेंस के। मतलब कोई भी जो ब्रिटिश है या फिर कोई भी जो और जो दूसरे जो लोग हैं बाहरी, जो इंडिया से बाहर के हैं, उनका इंटरफेरेंस नहीं चाहिए हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। प्लस जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी वो बेस्ड होगी, इलेक्टेड होगी ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज। मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति वोट करेगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रिप्रेजेंटेटिव को चुनने में। और फिर जो ये डिमांड थी फाइनली एक्सेप्ट की गई इन अगस्त ऑफर 1940 में। 1940 में अगस्त ऑफर आया था जिसमें ये डिमांड फाइनली एक्सेप्ट कर ली गई थी। फिर एक्चुअली 1942 में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स आए थे एज अ मेंबर ऑफ कैबिनेट थे ये, जो भारत आए विथ अ ड्राफ्ट प्रपोजल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू फॉर ऑन द फ्रेमिंग ऑफ एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन टू बी एडोप्टेड आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड। एक्चुअली सर स्टैफोर्ड क्रिप्स 1942 में आए थे, जो मेंबर थे कैबिनेट के। इन्होंने क्या एक ड्राफ्ट प्रपोजल किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने, जिन्होंने उन्हें कहा कि हाँ, आप इंडिपेंडेंट इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं आफ्टर दी वर्ल्ड वॉर सेकेंड। मतलब कि जब द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1944 तक जो हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था, तो इसके बाद तो उन्होंने कहा था स्टैफोर्ड क्रिप्स ने कि हाँ, जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो जाएगा तो इसके बाद आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर सकते हैं। पर लेकिन क्या हुआ, क्रिप्स प्रपोजल था जो ये क्रिप्स प्रपोजल था, इसको क्या कहा, रिजेक्ट कर दिया मुस्लिम लीग के द्वारा। क्योंकि उस समय मुस्लिम लीग क्या चाहती थी, मुस्लिम लीग एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहती थी। क्योंकि मुस्लिम लीग चाहती थी कि वो एक अदर स्टेट यानी कि एक अदर कंट्री चाहती थी, जिसको उन्होंने पाकिस्तान का नाम दिया था, जैसा कि आप आज जानते हैं। तो इसलिए जो मुस्लिम लीग है उसने ये जो प्रपोजल था क्रिप्स प्रपोजल, इसको रिजेक्ट कर दिया।
उसके बाद एक कैबिनेट मिशन इंडिया में भेजा गया, और इस जो कैबिनेट मिशन था उसने क्या उसमें जो 3 मेंबर थे, एक लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, और जो स्टैफर्ड क्रिप्स ये वाले हैं वही फिर यहाँ पे थे, सर स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, ये दोनों अलग थे। ये इंडिया में आए थे मार्च 24, 1946 में, और जो इनका प्लान था वो पब्लिश हुआ था May 16, 1946 में। इसमें इन्होंने क्या कहा, इन्होंने जो आइडिया था दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, उसको रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, दो दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो नहीं बनेंगे। पर लेकिन क्या हुआ, इससे जो मुस्लिम लीग थी वो सेटिस्फाई नहीं हुई, मतलब बहुत कम सेटिस्फाई हुई थी, पर लेकिन हाँ वो थोड़ा बहुत मान गई थी, और नहीं भी मानी थी, उससे कम सेटिस्फाई हुई थी। हाँ फिर क्या होता है फिर, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, मतलब कि December 13, 1946 में जवाहरलाल नेहरू जी ने आ, आम एक हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव किया था। एक्चुअली हम आगे बात करेंगे अपनी प्रीएम्बल के बारे में। जो प्रीएम्बल है वो बेस है इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे, जो 13 दिसंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था असेंबली में। इसने क्या करा, इसने कुछ फंडामेंटल्स दिया, कुछ फिलोसफी दी कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर के बारे में, मतलब कि इसमें कुछ ऐसे फंडामेंटल्स थे, कुछ ऐसी फिलोसफी थी जिसके बेस पे, मतलब ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर इन्होंने दिया कि जिसके बेस पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्रेम होगा, कुछ ऐसी थी। तो आइए पढ़ते हैं क्या था। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी डिक्लेयर्स इट फर्म्स एंड सोलम रिजोल्व टू प्रोक्लेम इंडिया एज ए इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक एंड ड्रॉ अप हर फ्यूचर गवर्नेंस आ कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने क्या कहा, हम पढ़ते हैं कि जो है ना, जो टर्सरीज हैं डेट नाउ कंप्राइज ब्रिटिश इंडिया, वो टर्सरीज जो ब्रिटिश इंडिया में हैं, प्लस ऐसी टेरिटरीज जो अब नए इंडियन स्टेट में मतलब इंडिया में नई स्टेट अपनी बनाना चाहती हैं, प्लस कुछ ऐसी अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया जो बाहर हैं, प्लस ऐसी स्टेट जो चाहती हैं इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में आना, इंडिपेंडेंस ओवर इंडिया में आना, शैल बी यूनियन ऑफ देम। मतलब मैं समझाता हूँ आपको क्या, कि जो ब्रिटिश इंडिया की टर्सरी हैं, ऐसी टर्सरीज जो बाहर इंडिया के जो आना चाहती हैं वो पार्ट होंगी ऐसा यूनियन ऑफ इंडिया। आप आर्टिकल फर्स्ट पढ़ते हैं, आर्टिकल फर्स्ट में क्या पाएंगे, इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। तो यूनियन ऑफ स्टेट जो आर्टिकल फर्स्ट है वो बेस्ड इसी पे है कि यूनियन ऑफ देम हुआ, कि मतलब जितनी भी स्टेट्स हैं जो पहले से हैं या जो चाहती हैं भारत को जोड़ना, वो ऐसा यूनियन होगा, मतलब इंडिया विल बी अ यूनियन, एक यूनियन होगा इनका। ओके, हम इसके बारे में आगे बात करेंगे जब हम बात करेंगे सिटीजनशिप की, बात करेंगे जब हम प्रीएम्बल की जब बात करेंगे, बेसिकली उसमें चर्चा करेंगे इसके बारे में अच्छी तरीके से। जैसे फर्स्ट हो गया हाँ, ये सेकंड है, इसमें क्या क्या है, वेर इन द सेट टर्सरीज वेदर विद देयर present boundaries or with such other as be determined by the Constituent Assembly or thereafter according to the law of the Constitution shall possess and retain the status of autonomous units together with the residuary power and exercise all powers and functions of the government and administration save and except such powers and functions are vested or assigned to the union or as are inherited or implied in the union or resulting therefrom। इसमें क्या गया, इसमें कहा कि वो बाउंड्रीज, मतलब मैं सीधे बता सकती हूँ, वो असेंबली सॉरी वो स्टेट्स जो भारत में ऐसा जुड़ेंगी, उनके पास ऐसा स्टेटस ऑफ ऑटोनोमस होगा यूनिट का, मतलब उनके पास सारी रेसिड्यूरी पावर्स होंगी, प्लस वो सारी ऐसी जो पावर हैं उनको एक्सरसाइज कर सकेंगे, वो सारे फंक्शंस और पावर को गवर्नमेंट के जो यूनियन लिस्ट में बेस्टेड नहीं है, मतलब कि जो यूनियन के लिए असाइन नहीं है, वो सारी एक्सरसाइज कर सकेंगे। तो मतलब ऐसा स्टेटस ऑफ ऑटोनोमस बताया गया है इसमें। इसमें क्या गया कि वेर इन ऑल पावर एंड अथॉरिटी ऑफ द सोवरेन इंडिपेंडेंट इंडिया इट कंस्टिट्यूएंट्स पार्ट एंड ऑर्गन गवर्नमेंट आर ड्राइव फ्रॉम द पीपल। आप देखिए, आप प्रीएम्बल पढ़ते हैं, प्रीएम्बल में सबसे पहले लिखा होता है वी द पीपल, तो बस यहीं पे, तो इसी में भी ये कहा गया है कि जितनी भी पावर है, जितनी भी अथॉरिटी है सोवरेन इंडिपेंडेंट इंडिया की, वो सारी कहाँ से आएंगी, गवर्नमेंट की जो पावर है वो सारी कहाँ से आएंगी, वो सारी पीपल से आएंगी, मतलब जो पीपल है वो सबसे ऊपर है।
फिर क्या कहा इन्होंने, वेयर इन शैल बी गारंटेड एंड सिक्योर टू all the people of India justice, social, economic and political, equality of status of opportunity before the law, freedom of thought, expression, belief, faith, worship, vocation, association and action, subject to law and public morality। क्या कहा कि गारंटी होगी और सिक्योर होंगे सही पीपल को, जस्टिस होगी वो भी सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी होगी, सभी के पास फ्रीडम होगी थॉट की, एक्सप्रेशंस की, बिलीफ की, फेथ की, वर्शिप्स की, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब हम प्रियम्बल में पढ़ने वाले हैं, तो इन्हें हम नहीं पढ़ते हैं, इन्हें हम प्रियम्बल में अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। वे एडुकेट सेफगार्ड्स होंगे डिप्रेस्ड और बैकवर्ड क्लासेस के लिए। वेयर वाइज सॉरी ओके whereby shall be maintain the integrity of the territory of the republic and the sovereign rights on land, sea and air according to the justice and law of civilization। क्या मेंटेन करेंगे इंटीग्रिटी ऑफ टेरिटरी की, रिपब्लिक की, उसकी सोवरन राइट पर, उसके राइट सोवरन राइट की को मेंटेन करेंगे उन लैंड पे, सी पे, एयर पे, मतलब लैंड पे, सी मतलब पानी में, या फिर एक्चुअली ओशंस में, एयर्स मीन्स ऊपर हवा, मतलब ऊपर, मतलब एयर में समझ लीजिए, अकॉर्डिंग टू द जस्टिस, जस्टिस से और लॉ बना के और जस्टिस बना के इसको मेंटेन करेंगे। जो इसके जो एंशिएंट लैंड है उसका जो होनर है, जो ओनर पैलेस हैं, इसको बचा के रखेंगे और प्रमोशन करेंगे वर्ल्ड पीस को, प्लस जो वेलफेयर है मैनकाइंड का, इसको प्रमोशन करेंगे। फिर क्या आता है, फिर आता है कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब हम यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो कॉन्स्टिट्यूएंट की गई थी नवंबर 1946। तो नवंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूट की गई थी अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय कैबिनेट मिशन प्लान। जैसे मैंने बताया कैबिनेट मिशन प्लान आया था, उसके अकॉर्डिंग जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। जो फीचर्स थे स्कीम्स के वो कुछ इस तरीके से हैं कि इन्होंने जो सीट एलोकेट्स की थी कुछ इस प्रकार से कि जो ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस है, मतलब जिस जो ब्रिटिश इंडियन जो ब्रिटिश टेरिटरी कहलाती थी उसमें 292 सीट्स थी। जो प्रिंसली स्टेट्स थी उसकी 93 सीट्स थी। जो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थे उसकी 4 थी। तो टोटल मिला के 389 हो गई थी। बात कल जो इलेक्शन अब इलेक्शन हुए थे, हमने कहा था इलेक्शन हुए थे, पर इलेक्शन जो इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए थे उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। अभी हमारे ये समझना जरूरी है कि जो कांग्रेस पार्टी थी उसको 208 सीट्स मिली, मतलब 208 सीट मिली थी। मुस्लिम लीग को 73 मिली थी। यूनियनिस्ट पार्टी को 1 मिली थी। और बाकी सेम सेम, ये देख लेना आप, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये। फिर फिर ये था कि हिंदू को 163 सीट्स मिली थी, मुस्लिम्स को मतलब सॉरी जो रिप्रेजेंटेशन था, कम्युनिटी वाइज रिप्रेजेंटेशन, उसमें क्या था कि हाँ कि जो शेड्यूल कास्ट थे इसको 31 सीट्स थी, इंडियन क्रिश्चियन को 6 थी, बैकवर्ड ट्राइब्स को 6 थी। तो ये टोटल जो 296 सीट्स हो गई थी ये थी। फिर बात करते हैं जो अब बात करते हैं यहाँ पे जो कमेटीज थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। तो इसमें जो कुछ जो मेजर कमेटीज थी उनका हम चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे कि एक थी यूनियन पावर कमेटी, इसके जो चेयरमैन थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। जो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी इसके चेयरमैन भी जवाहरलाल नेहरू थे। एक थी प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, सरदार पटेल। सरदार पटेल का हमारे प्रोविंशियल्स को इंटीग्रेट करने में काफ़ी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है सरदार पटेल का। तो और प्लस ये प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के भी चेयरमैन थे। जो सबसे महत्वपूर्ण कमेटी थी वो थी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिसके चेयरमैन थे ये। इसको सबसे महत्वपूर्ण कमेटी, सबसे मेजर सॉरी सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी माना जाता है। इसको चेयर किया था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। इसके बाद एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटीज ट्राइबल्स एक्सक्लूडेड एरियाज, इसको सरदार पटेल जी चेयर कर रहे थे। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी इसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। स्टेट्स कमेटी थी जवाहरलाल नेहरू प्लस स्टीयरिंग कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये ऐसा परमानेंट कह सकते हैं चेयर पर प्रेसिडेंट थे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। फिर कुछ माइनर कमेटीज आ जाती हैं, जैसे कि कमेटीज ऑन दी फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जी.वी. महाबलंकर जी। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के एम मुंशी, ये पढ़ लेना आप। नेशनल फ्लैग के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
पढ़ लेना इन सबको आप, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मेजर कमेटीज होती हैं वही इंपॉर्टेंट होती हैं, पर फिर भी आप इसको एक बार रीडिंग कर लेना। आगे चलते हैं, अब यहाँ पे आते हैं। ये इम्पोर्टेंट है कि जो हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ये चेयरमैन थे। चेयरमैन मतलब टेम्परेरी चेयरमैन थे। एक्चुअली हमारे 9 दिसंबर 1946 में एक मीटिंग हुई थी, जिसमें एक्चुअली जो ये इसमें जो हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, इनको एज अ टेम्परेरी में चेयरमैन चुना गया ऑन द बेसिस ऑफ फ्रेंच प्रैक्टिस पे। एक्चुअली फ्रेंच प्रैक्टिस में ये माना जाता है कि जो भी सबसे मतलब ओल्ड एज व्यक्ति होता है उसको जो है ना चेयरमैन या प्रेसिडेंट बना देते हैं। तो इसी प्रैक्टिस में इनको डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया था 9 दिसंबर 1946 में। पर उसके बाद फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है ना ऐसा परमानेंट प्रेसिडेंट चुन लिया गया, जिसके प्लस HC मुखर्जी को वाइस प्रेसिडेंट चुना गया। ओके। तो मैं एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, इसके जो है ना दो कार्य थे। दो कार्य क्या क्या, एक तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, एक तो इसका एक कार्य था, प्लस एक था कार्य इसका लेजिस्लेटिव असेंबली का कार्य था। तो जब ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी मतलब जब ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के तौर पे काम करती थी, तो इसके जो प्रेसिडेंट होते थे वो राजेंद्र प्रसाद होते थे। प्लस जब ये लेजिस्लेटिव असेंबली के तौर पे काम करती थी, तो इसके प्रेसिडेंट होते थे JV मावलंकर। तो ये ध्यान रखना, ये सवाल आ सकता है। प्लस BN राव थे, ये लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। ओके। हाँ, अब आते हैं जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी। तो अमॉन्ग ऑल द कमेटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कमेटी थी वो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जो अगस्त 1947-29 को सेटअप की गई थी। ये डेट आपको याद रखनी बहुत ज़रूरी है, इसको याद रखना, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी कब सेटअप की गई थी। जो इस कमेटी का जो काम था वो था कि प्रिपेयरिंग अ ड्राफ्ट ऑफ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उसका एक सा ड्राफ्ट प्रिपेयर करना है। इसमें 7 मेंबर थे। जैसे मैंने आपको पहले बताया, डॉक्टर BR अम्बेडकर एक चेयरमैन थे, प्लस N गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधव राव, TT कृष्णमाचारी। फिर आते इनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे। तो जो मोशन था ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, वो डिक्लेयर हुआ ऐसा पास, मतलब इसको 26 नवंबर 1949 को जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था, इसको पास कर लिया गया। और प्लस जो सभी सिग्नेचर्स थे, सभी मेंबर्स के सिग्नेचर थे, वो उस पर किए गए, और प्रेसिडेंट हमारे राजेंद्र प्रसाद। इसी दिन जो प्रियम्बल में जो डेट मेंशन है 26 नवंबर 1949, वो यही डेट मेंशन है 26 नवंबर 1949 को। As the people of India in the Constituent Assembly adopted, enacted and gave to themselves this constitution। तो यही डेट जो मेंशन है नवंबर 26 1949। जो नवंबर 26 1949 था, इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन है इस समय का जो अडोप्ट किया गया, उसमें प्रियम्बल था, एक 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। अब जो कुछ प्रोविजंस थे कॉन्स्टिट्यूशंस के, जैसे सिटीजनशिप्स को लेकर, इलेक्शंस को लेकर, पार्लियामेंट को लेकर, कुछ टेम्परेरी और ट्रांजिशनल प्रोविजंस, शोर्ट टाइटल्स, इनको क्या करा है, जो आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, ये कुछ जो है ना, जो 26 नवंबर 1949 को ही इटसेल्फ जो फोर्स में आ गए थे, और जो बाकी जो रिमेनिंग प्रोविजंस थे, जो मेजर पार्ट था, वो कॉन्स्टिट्यूशन का 26 जनवरी 1950 में आया। तो इसी दिन को ऐसा डेट ऑफ इट्स कमेंसमेंट माना जाता है, और उसको ऐसा रिपब्लिक डे मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। जो जनवरी 26 थी, वो स्पेसिफिकली चूज़ की गई डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये इसकी एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस थी। मतलब कि इस दिन जो 1932 को जो पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा लाहौर सेशन में, जो लाहौर सेशन हुआ था, उसमें दिसंबर 1930 में इसकी मांग की। 1929 में एक्चुअली लाहौर सेशन हुआ था, तो 1930 में फिर पूर्ण स्वराज की मांग कर ली थी लाहौर सेशन में तभी। इसलिए इसकी एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है, इसलिए हमने 26 जनवरी चुना था ऐसा फॉर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
कुछ दूसरे फंक्शंस थे जो कॉन्स्टिट्यूशंस के मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये तो थे कि जो ऑर्डिनरी लॉज थे वो बनाने थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। तो कुछ दूसरे फंक्शंस भी चले करे गए, जैसे इसने रेटिफाई किया जो इंडियंस मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ इन मई 1949 को। इसने अडॉप्ट किया नेशनल फ्लैग जुलाई 22 1947। नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया 24 जैन 1950। नेशनल सॉन्ग को अडॉप्ट किया जैन 24 1950। प्लस राजेंद्र प्रसाद को भी ऐसा फर्स्ट प्रेसिडेंट चुना ऑन जनवरी 24 1950। तो ये कुछ दूसरे काम थे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा किए गए। और फिर क्या नाम है 24 1950 को ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बर्खास्त कर दी गई और फिर इसी लेजिस्लेटिव असेंबली का काम करने लग गई। कुछ क्रिटिसिज्म है हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि ये इसको क्रिटिक्स हैं जो इसको क्रिटिसाइज़ किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को वेरियस ग्राउंड्स पे। कि पहला एक तो नोट रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, कि जैसा कि हमने बताया कि जो ये क्रिटिक्स था कि आर्ग्यू किया गया कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है, क्योंकि जो इसके मेंबर्स थे वो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं किए गए पीपल ऑफ इंडिया के, जो बेसिस था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पे। दूसरी ये सोवन बॉडी नहीं है। एक क्रिटिक्स ये था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो वाज नॉट अ सोवन बॉडी, मतलब सोवन मतलब संप्रभु बॉडी नहीं है। एट इस वाज क्रिएटेड बाय द प्रपोजल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो कैबिनेट मिशन आया था उसके प्रपोजल पे ये बनाई गई, इसलिए ये इसको माना गया कि सोवन बॉडी नहीं है। फर्दर दे सेड दैट असेंबली हेल्ड इट्स सेशन विद द परमिशन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और उन्होंने कहा था कि जो असेंबली अपने सेशंस हेल्ड करती थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की परमिशन के साथ करती थी। एक क्रिटिक्स था कि टाइम कंज्यूमिंग, मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इसने बहुत ही लंबा टाइम लिया कॉन्स्टिट्यूएंट्स को बनाने में। जो नजरुद्दीन अहमद थे इनके कॉन्टेक्स्ट में कहे थे जो मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, इन्होंने एक नया नाम दिया ड्राफ्टिंग कमेटी को, जिसको कहा गया ड्रिफ्टिंग कमेटी। ये नाम आपको याद रखना जरूरी है कि ड्रिफ्टिंग कमेटी किसको कहा गया और किसने कहा गया, तो दोनों नाम याद रखने जरूरी हैं। फिर एक दूसरा क्रिटिक्स है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इसमें कांग्रेस डोमिनेटेड है, कि मतलब जो 82% जो हैं वो जो है ना असेंबली के वो कांग्रेस से हैं। जो ग्रैनविल ऑस्टिन थे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट थे, इन्होंने कहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी वन पार्टी बॉडी थी इन एसेंशियली वन पार्टी कंट्री। मतलब जो ये इन्होंने कहा कि ये कंट्री भी वन पार्टी है प्लस जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ये भी वन पार्टी है। जो असेंबली थी वो कांग्रेस थी, कांग्रेस वाज इन इंडिया। एक क्रिटिक्स इन्होंने ये दिया कि अन इंडियन है और स्लेविश इमिटेशन है वेस्ट का, मतलब वेस्ट की तरफ झुकाव है। इन्होंने एक कहा कि ये एलिफेंटाइन है इन साइज में, मतलब कि साइज में हाथी की तरह बड़ा है, बहुत बड़ा है। सर आइवर जेनिंग्स थे जिन्होंने कहा इसको लोअर पैराडाइज, मतलब इन्होंने कहा कि जो इसकी लैंग्वेज है वो ऐसा लोअर की तरह है जिसको लोअर समझ सकते हैं। एक क्रिटिक्स कहा कि जो ये अन गांधीयन है। क्या था क्रिटिक्स की जो कांग्रेस थी वो गांधीयन थी उसकी अप्रोच में जब नेशनल मूवमेंट था, और प्लस ये टाइपिकली अन गांधीयन होगी पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन टाइम में इंडियन पॉलिटिकल इकोनॉमी रिलेटेड। तो ये जो इसकी जो गांधीयन आइडियोलॉजी थी वो कम्प्लीटली साइडलाइन कर दिया, मतलब इसको साइड कर दिया जो गांधीयन आइडियोलॉजी थी। एक क्रिटिक्स दिया गया कि कार्बन कॉपी थी 935 एक्ट की, कि कार्बन कॉपी है, पर लेकिन कार्बन कॉपी हम जानते हैं, पर लेकिन ऐसा नहीं कि हमने पूरा ही वो बिल्कुल कॉपी कर लिया है, उसमें हमने बहुत सारे जो अमेंडमेंट हुए हैं उन अमेंडमेंट करे हैं उसके बाद ही इसको उठाया है। प्लस अ बैग ऑफ बोरोइंग हॉटस्पॉट कॉन्स्टिट्यूशनल पैचवर्क ऑफ सेवरल डॉक्यूमेंट, ऐसा कि हमने हमने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ा है, उन पढ़ने के बाद ही हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। तो लेकिन ऐसा नहीं कि हमने बिल्कुल कॉपी कर ली है, हमने वहाँ से जो कुछ कॉन्सेप्ट उठाए हैं पर लेकिन उसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करा है अमेंडमेंट के साथ, जैसा हमारी कंट्री के लिए सूटेबल है ऐसे हमने उसमें अमेंडमेंट करके फिर उसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया है। ये कहता है कि कम्युनिस्ट वर अपोज टू पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वे दे वांटेड अ सोवियत स्टाइल स्टेट आर्किटेक्चर एंड सोशलिस्ट वर अनहैप्पी विद द फॉर रिकॉग्निशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड वांटेड टू कैटेगराइज कैटेगराइकल अनाउंसमेंट इन फेवर ऑफ नेशनलिज्म।
क्या कहा कि ये अनकम्युनिस्ट है, अनसोशलिस्ट है, इसका भाई ये कहना मतलब है, ज़्यादा नहीं। एक कहा है कि डोमिनेटेड बाय हिंदू है, कि मतलब इसमें हिंदू बहुत ज़्यादा है। तो लॉर्ड विस्काउंट साइमन ने उन्होंने कहा इसे कहा है अ बॉडी ऑफ हिंदू। सिमिलरली जो विंस्टन चर्चिल है, इन्होंने इसको कहा है ओनली वन मेजर पार्टी इन इंडिया। जो विंस्टन चर्चिल कि ओनली वन मेजर कम्युनिटी इंडिया लाइक हिंदू, कि सिर्फ हिंदू जो मेजर कम्युनिटी, वैसा ऐसा है पर लेकिन जैसा इन्होंने कहा उनके अकॉर्डिंग ये है। ओके, आगे चलते हैं। हाँ, यहाँ पे जो सॉरी, हाँ कुछ कैवेट्स थे अम्बेडकर साहब के, मतलब कि चेतावनियाँ थी। एक्चुअली डॉक्टर अम्बेडकर, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जो लॉ मिनिस्टर थे, जो उन्होंने ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को करा इन द असेंबली में। एक्चुअली ये ऐसा मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट थे, और इन्होंने क्या करा, इसको इनको ऐसा फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्होंने कुछ कहा कि जो है ना, जो सुन नोन कॉन्स्टिट्यूशन मीन ऑफ ग्रीवेंस रिड्रेसल, अवॉइड हीरो वर्शिप इन पॉलिटिक्स, भक्ति इन रिलीजन लीड टू सेलिब्रेशन बट इन पॉलिटिक्स इट लीड टू सर्टेन डिजास्टर एंड डिक्टेटरशिप। इन्होंने क्या कहा कि जो इन्होंने अवॉइड करा हीरो वर्शिप का पॉलिटिक्स में। इन्होंने कहा कि जो भक्ति रिलीजन में है वो सेलिब्रेशन के लिए तो अच्छी है, पर लेकिन जो इसको पॉलिटिक्स में ऐड करेंगे तो ये काफ़ी डिजास्टर और काफ़ी डिक्टेटरशिप क्रिएट करेगी, इसलिए इसको इन्होंने हटाया। इन्होंने कहा जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है वो रिमेन होलो। जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी वो तब तक होलो, मतलब एक खाली रहेगी जब तक कि एफर्ट नहीं किए गए जो एक्सट्रीम सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वलिटी से इनको ख़त्म करने के लिए। फिर उन्होंने कहा कि जो स्पिरिट है कॉन्स्टिट्यूशन की वो इजीली वॉयलेट नहीं हो सकती बिना वॉयलेट ऑफ कोर वैल्यूज़। मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ कोर वैल्यूज़ हैं, जब तक कि वो वॉयलेट नहीं होंगी तब तक कॉन्स्टिट्यूशन, जब कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्पिरिट है वो वॉयलेट नहीं होगी। बस इतना कहा गया है। ये कुछ हमारे जो डॉक्टर अम्बेडकर साहब थे, जो ऐसा चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, उनका कहना है। और बाकी आप पढ़ लेना। ये यहाँ पे वीडियो ख़त्म होती है। ओके, मैं आपसे थैंक यू चाहूँगा। इस वीडियो को देखें, शेयर करें, और बाकी कुछ डाउट हो तो आप हमें लिख सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं, और हमारी जो इंस्टाग्राम पे लिख सकते हैं #तिरवा क्लासेस पे, आप फेसबुक पे लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।